हेलो एवरीवन। तो टाइम आ गया है व्हेन लाइट फेड्स का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पुराना एपिसोड खत्म हुआ। राविन योए से कहता है कि मैं अपनी जॉब जानता हूं कि हमें गांव के लोगों को अपनी तरफ करना होगा, हमें उनका विश्वास जीतना होगा जितना जल्दी हो सके। जवाब में योए कहता है कि अगर तुम उनका ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो उन्हें तुम कुछ पहले देना सीखो। इसके जवाब में राविन कहता है कि मैं उन्हें क्या दूंगा, हमारे पास क्या है, हमें तो देने के लिए उनके पास खाने को भी नहीं है, हम ही न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, मैं उन्हें क्या दूंगा। तभी कैमरेड रूम कहती है अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो उन्हें अपना हाथ दो। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम ये बात अच्छे से समझते हो कि एक दूसरे का साथ देना और किसी ज़रूरतमंद को अपना हाथ देना कितना ज़रूरी होता है। रूंग की बात सुनकर राविन चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर एक गांव का आदमी आता है और मदद मांगने लगता है। वो राविन का हाथ पकड़ने लग जाता है और कहता है मेरा बेटा मेरी मदद करो, उसे बचा लो प्लीज़, मेरा बेटा उसे बचा लो, वो मर रहा है। तभी उस आदमी की बात सुनकर वो सभी बेस के लोग उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाते हैं जहां उसका बेटा दर्द से तड़प रहा होता है। रूम कहती है कि हम घाव को साफ करके उस पर दवाई लगा सकते हैं। तभी मदा पूछती है कि इनके बेटे को आखिर हुआ क्या। जवाब में येगुआर कहता है कि एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें इनका बेटा घायल हो गया। येगुआर की बात सुनकर मदा कहती है कि क्या हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, क्या इस गाँव में कोई छोटा सा क्लिनिक नहीं है। मदा की ये बात सुनकर रूंग उस पर भड़कते हुए कहती है कि हमारे पास कोई ID कार्ड नहीं है और हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, यहाँ से बाहर जाने का मतलब है मौत और किसी बाहर वाले को हमारी परवाह नहीं है। हमारे पास अपना ही इलाज और अपनी ही दवाइयाँ हैं जिनसे हम कुछ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का दर्द से तड़प रहा होता है और उसकी चीख बाहर बैठे राविन और यो को भी सुनाई दे रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर राविन बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, उसे ये आवाज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाती है। तभी राविन कहता है कि मैं जानता हूँ ये जगह बहुत दूर है लेकिन हम इसको डॉक्टर के दिखाने लेकर जा सकते थे। जब मैं वॉलंटियर कैंप में था, जब ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाया जाता था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही स्तर पर चल रहा है। मैंने हर जगह इनइक्वालिटी देखी है लेकिन यहाँ तो हद से ज़्यादा है, न जाने यहाँ के लोगों का क्या होगा। राविन ये सब बातें बोल रहा होता है लेकिन योए कोई जवाब नहीं देता। चिढ़कर राविन बोलता है क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। राविन की बात सुनकर योए वहाँ पर बैठता है और कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचता था लेकिन गुस्सा हर चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम अपने गुस्से को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करो और अपने गुस्से को अपने सपनों पर हावी मत होने दो। योए की बात सुनकर राविन कहता है क्या मैं तुम्हें कमज़ोर लगता हूँ। तभी योए उसे छेड़ता हुआ कहता है तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पीछे कौन छुप रहा था, वो तुम ही थे ना, और डरना कोई शर्म की बात नहीं होती है। योए की बात सुनकर राविन तुरंत कहता है कि मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा चौंक गया था। आगे हम देखते हैं कि अंदर उसी लड़के की वापस से दर्द से कहराने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वापस से राविन डर जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़के का इलाज करके वो सभी बेस के लोग और सारे कैमरेड उस बूढ़े की कुटिया से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा उन्हें शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे की मदद की। कैमरेड रूम उस आदमी को पेन किलर देती है और कहती है कि ये दवाइयाँ आपके बेटे के काम आएंगी और अगर कोई और ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी येगुआर भी कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ अपनी माँ को संभालने, और क्या कैमरेड रूम आपके पास दवाइयाँ होंगी एक्स्ट्रा जो आप मुझे मेरी माँ के लिए दे दे। कैमरेड रूम उसे दवाइयाँ दे देती है और कहती है मैं हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा रखती हूँ, जब तुम्हारी माँ सही हो जाए तब तुम वापस हमारे कैंप में आ जाना। तभी मदा सिला की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं येगुआर की माँ को देखने जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बात से न जाने सिला को क्या मिर्ची लगती है। वो कैमरेड रूम की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं वापस से अपने बेस में जा रहा हूँ, मुझे आर्टिकल पब्लिश करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। सिला के ऐसे बिहेवियर से मदा चौंक जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। आगे हम देखते हैं कि मदा, राविन,
योए और येगुआर के घर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें रूम की दी हुई दवाई दी जा रही होती है। तभी वो उनका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये उसके कैंप में शामिल लोग हैं। वो सब येगुआर की माँ को हेलो बोलते हैं। येगुआर की माँ उन्हें शुक्रिया अदा बोलती है। मदा पूछती है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जवाब में येगुआर कहता है कि बुखार और जुखाम को अब 1 महीना होने को आ गया है, और कैमरेड रूम कहती है कि इन्हें शायद ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। अब इन्हें लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बेस कैंप में इतनी मदद इनके लिए अभी फ़िलहाल है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर रहा हूँ। तभी योए येगुआर की माँ के लिए खाना ले आता है। येगुआर उन्हें खाना खिलाता है और मदा येगुआर की हेल्प करती है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर मदा और येगुआर का बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि डार्विन कहता है, मैं उस टाइम का स्टूडेंट हूँ जब कुछ सीनियर स्टूडेंट पहाड़ों पर डॉक्टरों के साथ वॉलंटियर के रूप में काम करते थे। क्या यहाँ भी ऐसा होता है येगुआर? तभी येगुआर जवाब देता है, हाँ 2 साल पहले ऐसा हुआ करता था। इसी सीन में हम देखते हैं कि येगुआर के घर की तरफ इंस्पेक्टर डैन बढ़ता हुआ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ येगुआर से मदा सवाल करती है कि डॉक्टरों के बिना फिर गांव वाले क्या करते हैं। येगुआर कहता है कि वो दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर डैन येगुआर के घर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कोई है घर में। तभी येगुआर दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखता है और अंदर आते हैं, जहां से पूरे कैमरेड के लोग चले गए होते हैं। डैन पूछता है, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? येगुआर जवाब देता है कि आपने मेरी माँ की जान पहले ही बचा ली थी, और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं आपके एहसानों का बदला कैसे पूरा करूंगा, और अब आप जो लेकर आए हो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। डैन येगुआर को समझाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ फ्रूट्स लेकर आया हूँ, इन्हें रख लो, और मैं तुमसे कुछ और बात कहना भी चाहता हूँ। मैंने गांव के मुखिया से यहाँ गांव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदने के बारे में बात की है, जिसकी बात सुनकर येगुआर चौंक जाता है। और आगे डैन कहता है कि इस खेत के आखिर में जो टुकड़ा है जमीन का, उसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तभी येगुआर कहता है, लेकिन वो तो हमारा खेत है जहाँ पर हम चावल उगाते हैं। तभी डैन समझाते हुए कहता है कि वहाँ से मालिकाना हक बदलेगा, बाकी तुम जैसे रहते आ रहे हो वैसे ही रहना। मैं तुम्हारे हालात बेहतर करने की कोशिश करूँगा। येगुआर हाथ जोड़कर डैन के आगे सिर झुकाता है और कहता है, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा, और अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो प्लीज़ मुझे बताइए। डैन कहता है, हाँ तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मुझे उसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि राविन एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी योए उसके पास चलकर आता है। तभी योए की नज़र पड़ती है कि राविन के गर्दन पर एक मकोड़ा मंडरा रहा होता है। योए राविन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फूंक मारकर उस कीड़े को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच राविन की आंखें खुल जाती हैं और यहाँ इन दोनों के बीच एक स्वीट सा मूवमेंट बनता है। इसी वजह से योए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उससे दूर हटते हुए बोलता है कि तुम्हें यहीं सोने के लिए जगह मिली थी क्या? तुम पहले ही दिन गांव वालों से मिलने आए और तुम अभी से थक गए क्या? तुम इस तरह बैटल में जाओगे क्या? जवाब में राविन कहता है कि मैं सो थोड़ी ना रहा था, मैं तो सिर्फ अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम दे रहा था, और अगर किसी दिन जंग में जाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। योए कहता है कि अगर तुम इस लड़ाकू यूनिट में नहीं रहना चाहते हो तो बोल दो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। जवाब में राविन कहता है कि नहीं, मैं ये सब करूँगा क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। हमारे पास जितने ज़्यादा लोग बंदूक उठाने के लिए होंगे उतना ही जल्दी हम घर जा सकते हैं, और शायद ये मेरे खून में ही है कि मैं बार बार अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में डाल ही लेता हूँ। राविन की बात सुनकर योए कहता है कि यहाँ कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करता है। तभी राविन कहता है, अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो तुम मत सुनो, तुम्हें कौन सुनने के लिए कह रहा है? तभी योए कहता है, क्या तुम अपने पापा की तरह बनना चाहते हो? जवाब में राविन कहता है, नहीं, मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत टाइम पहले ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। तभी योए कहता है, मेरे भी। तभी राविन योए के पास आते हुए उसके गले में हाथ डालता है और कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं आसानी से नहीं मरने वाला। अगर कोई सोल्जर आ गया तो मैं एक सैनिक के पीछे छुप सकता हूँ, और वो सैनिक कौन है पता है? वो सैनिक तुम हो। मैं तुम्हारे पीछे छुपकर अपने आप को बचा लूँगा। राविन की बात सुनकर योए कहता है, तो फिर तुम्हें फ्रंट लाइन से दूर ही रहना चाहिए, और मैं तुम्हारी जान बचाने के बारे में कोई ख्याल नहीं कर रहा हूँ। जिसका जवाब सुनकर राविन बुरी तरह चौंक जाता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह पीछे कैसे धकेल सकते हो? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ।
तुम्हारा ऐसा करना तो मेरे लिए बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि राविन सिला के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। कहते हुए वो जाकर सिला के सामने बैठ जाता है और कहता है कि तुम खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे लगा कि तुम बीमार हो। जवाब में सिला कहता है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं मेरा काम खत्म करने के बाद ही आऊँगा। जवाब में राविन कहता है कि तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, हमें यहाँ टाइम पर ही खाना खाना होता है, क्या तुम भूल गए? जवाब में सिला कहता है कि कल जब हम गांव वालों से मिलने गए थे उसके बारे में मुझे लिखने का काम दिया गया है और जब तक तुम इसे पढ़ नहीं लेते हो जब तक रुको कैमरेड सेंग। यहाँ सिला उसका कैमरेड वाला नाम बोल रहा होता है। सिला आगे बोलता है कि ये इशू बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है। तभी राविन पूछता है, अरे सिला, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या तुम अभी भी मदा को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में देख पाते हो? तुम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे तुम एक दूसरे को जानते ही नहीं। यही हम देख रहे होते हैं कि इन दोनों की बातों को मदा भी सुन रही होती है। तभी सिला जवाब देता है कि क्या तुम कैमरेड प्लॉइंग की 3 डिलेज की पॉलिसी को भूल गए हो? हम यहाँ पर सामूहिक रूप से सेवा करने आए हैं। आइडियोलॉजी पहले आती है और प्यार बाद में आता है। जवाब में राविन बोलता है, तो फिर ये बात जाकर मदा को बताओ कि तुमने प्यार से ऊपर आइडियोलॉजी को चुना है। राविन की बात सुनकर सिला बड़े एटीट्यूड से जवाब देता है, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए है ना, और हर बात खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो अगर तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है तो। और आगे सिला ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर मुझे भी बुरा लगा था। वो राविन को बोलता है कि तुम यहाँ पर कैमरेड शेंग हो और मैं यहाँ पर कैमरेड गॉन हिन हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। और हमें जो नाम दिए गए हैं उम्मीद है कि तुम आगे उन्हें इस्तेमाल करोगे। सिला के इस एटीट्यूड से राविन उस पर चिढ़कर बोलता है, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हम यहाँ बड़े मकसद के लिए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि हम कौन हैं। हम दोस्त थे पहले और तुम इस तरह बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम हमें जानते ही ना हो। प्यार और आइडियोलॉजी साथ में काम कर सकती हैं, लेकिन तुम हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? क्या तुम भूल गए कि हमने क्या महसूस किया था? जवाब में सिला कहता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम हो गया है कैमरेड शेंग, कैमरेड योए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, जाओ यहाँ से। इनकी बात खड़े होकर वहाँ पर मदा भी सुन रही होती है जो सिला के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर वो वापस चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि राविन अपनी गन प्रैक्टिस कर रहा होता है जहाँ पर योए भी उसके साथ होता है। राविन बंदूक का निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग रहा होता है। योए उसकी मदद कराने के लिए आता है और कहता है, एक गहरी सांस लो और उस सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ो। कहते हुए योए राविन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जहां दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ जाती है। तभी एम्बैरेसमेंट से योए राविन से दूर होता है और कहता है, तुमने अपने बाल कितने दिनों से नहीं धोए हैं? राविन जवाब देता है, तुमने मुझे सुबह से दौड़ा रखा है, मैं यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर से पसीने की दुर्गंध तो आएगी ही। अच्छा होगा मुझसे पीछे हट जाओ। तभी योए राविन के पास बैठता है और कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? ऐसा है तो मुझे बता दो, वरना तुम आज निशाना अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तभी राविन कहता है, मैं कैमरेड गुआ हिन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो डिफरेंट एक्ट कर रहा है। और कैमरेड यिंग भी। यहाँ राविन सिला और मदा की बात कर रहा था। तभी योए कहता है कि वो शायद अपने गोल पर फोकस हो रहे होंगे, तुम भी उनकी तरह करते तो आज अपना निशाना अच्छे से लगा पाते। इतना कहकर योए शूट कर देता है और उसका निशाना बहुत अच्छा लगता है। राविन उसके निशाने को देखता है। योए अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि तुम्हें आसपास देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फोकस सिर्फ निशाने पर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आसपास के लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। फ़िलहाल के लिए तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है, तुम आराम कर लो, उसके बाद हम दोबारा से ट्राई करेंगे। तभी राविन कहता है कि दोनों के बीच अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तभी योए कहता है कि अगर तुम दोनों के बारे में परवाह करते हो तो उन पर दूर से नज़र रखो, उनके बीच में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि डैन अपने कमांडर के सामने बैठा होता है और वहाँ पर वो बात करते हैं। कमांडर कहता है कि तुम्हारा अगला मिशन बान सेंग दाओ है, जिसका नॉर्दर्न हेडक्वार्टर का आखिरी पड़ाव है।
जवाब में डैन कहता है कि बान सिंह दाओ के अंदर मेरा एक इन्फॉर्मेटर है। डैन की बात सुनकर कमांडर कहता है कि यांगसू को केवल सतही स्तर पर ही जानकारी मिलती है, अंदर की कोई खबर नहीं मिल पाती। तभी डैन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सदस्य है जो अंदर घुसपैठ कर सकता है, लेकिन मुझे उसका भरोसा जीतना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और लगेगा। कमांडर पूछते हैं कि क्या बात है, कितनी मेहनत और बाकी है। डैन कहता है बस थोड़ा सा और मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। तभी वो कमांडर कहता है कि जनरल खोंग खाई को अपने बेटे पर जरूर गर्व होगा। आगे डैन कहता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मुझे बान प्रोंग डोंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेटर उसी इलाके में है। कमांडर जवाब देता है ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को ज़्यादा खराब मत करना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ इस मिशन के लिए। डैन यस सर बोलता है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर राविन और योए वापस से प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ राविन के बाल उसकी आंखों के आगे आ रहे होते हैं और योए उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच राविन गन शूट एकदम परफेक्ट करता है, जिससे निशाना एकदम सटीक बैठता है। इतना अच्छा निशाने लगाने के बाद राविन खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैंने कर दिखाया कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुशी से उछलने लगता है। योए भी उसे देखकर खुश हो रहा होता है और खुशी से ही राविन योए को हक कर लेता है, जिसके इस तरह हक करने से एक पल के लिए योए हैरान रह जाता है और उसे लगातार एकटक देखे जा रहा होता है, जहां वो सांस लेना भी भूल गया था। तभी राविन योए के नाक के पास हाथ लगाकर चेक करता है। तभी योए उसे दूर धक्का दे देता है और कहता है मैं मरा नहीं हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो। राविन कहता है तो तुम सांस क्यों नहीं ले रहे थे, क्या मेरा निशाना इतना अच्छा था। योए राविन से दूर होता है और कहता है कि तुमने एक ही निशाना लगाया और तुम डींगे हाँकने लग गए, अपना काम जारी रखो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सिला लकड़ियाँ तोड़ रहा होता है, लेकिन उससे ये काम नहीं होता, इसलिए सिला अपने आप से कहता है मुझसे लकड़ियाँ काटी नहीं जा रही हैं, मैं अपना दिमाग चलाने में ज़्यादा बेहतर हूँ। तभी कैमरेड फा कहता है चाहे ताकत की बात हो या दिमाग की, ऐसे एटीट्यूड के साथ तुम्हें काम नहीं करना चाहिए और जब तक कर ना लो इसे इसी तरह काटते रहो। सिला जवाब में कहता है कि चाहे मैं दिन रात लकड़ियाँ काटूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होने वाला। वेल ये दोनों ही रेड फ्लैग हैं जो साथ में खड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर कैमरेड प्लोइंग आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर कैमरेड गॉन हिंद से ये काम नहीं हो रहा है तो तुम उन्हें करके दिखाओ। आगे हम देखते हैं कि कैमरेड प्लोइंग मतलब लीडर के लिए हेडक्वार्टर से वापस से एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। तभी उनकी बेटी उनके पास आती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो पापा। तभी प्लोइंग उसे अपने सीने से लगाता है और कहता है मैं ठीक हूँ बेटा। आगे हम देखते हैं कि लीडर अपनी मीटिंग ले रहा होता है और कहता है कि सैनिकों ने जो हमारे इलाके कब्जे कर लिए हैं, हमें वो वापस चाहिए। तभी रूम कहती है अगर हेडक्वार्टर के लोगों ने ही अपने घुटने टेक दिए तो हम क्या कर लेंगे, वो तो हमसे ज़्यादा अच्छे थे। तभी फा भी कहता है कि अगर जब उन्होंने ही घुटने टेक दिए हैं तो वो हमें इस जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। उनकी बात सुनकर लीडर कहता है कि भले ही हम गिनती में थोड़े कम हैं, लेकिन हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी उनसे अच्छी है। तभी लीडर योए की तरफ देखता है और कहता है कि अपने सैनिकों को तैयार करो, हम घात लगाकर हमला करेंगे। जवाब में योए कहता है कि मुझे और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। तभी फा चिढ़कर बोलता है और ज़्यादा सैनिक और किस यूनिट से चाहिए तुम्हें। तभी लीडर पूछता है कि योए तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, मुझे खुलकर बताओ। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राविन नहाने के लिए जा रहा होता है। तभी उससे सिला पूछता है क्या तुम नहाने जा रहे हो, पानी बहुत ठंडा है, मैं अभी अभी नहा कर आया हूँ। मतलब अब इस लड़के को अपने दोस्त से बात करनी है, वैसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में घूम रहा था। वेल यहाँ पर राविन उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी सिला उसे दोबारा से रोकता है। तभी राविन भी एटीट्यूड से जवाब देता है क्या बात है कैमरेड गॉन हिंद। तभी सिला कहता है क्या तुम तैयार हो, और तुम मुझे पहले से ही अच्छी तरह जानते हो। अगर यह बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो फिर मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तैयार हो जाओ, कल तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा मतलब लड़ाई में। इतना कहकर सिला वहाँ से चला जाता है और राविन बस उसे जाते हुए देखता है और उसे इग्नोर कर नहाने की तरफ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि
जैसे ही राविन वहाँ नहाने के लिए पहुँचता है, वहाँ पहले से ही योय नहा रहा होता है और जैसे ही राविन योय की बॉडी को देखता है वो एक पल के लिए फ्रीज़ हो जाता है। वो लगातार उसे ही देखे जा रहा होता है। इस चक्कर में वो ये भी भूल जाता है कि वो खुद अपने कपड़े निकालने वाला था और वो लगातार योय की तरफ देखे ही जा रहा होता है। तभी योय बड़े ही स्टाइल में नहाकर बाहर निकलता है और अपने बाल झटकता हुआ राविन के सामने आ जाता है। राविन को इस तरह खोए देखकर योय उसकी तरफ अपना हाथ हिलाता है और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या तुम नहा नहीं रहे हो? जल्दी से नहा लो। कहते हुए योय वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद राविन अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योय लड़ाई में जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास रूंग आती है और उसे पानी का बोतल देते हुए कहती है कि ये उबला हुआ पानी है, इसे अपने साथ रख लो ताकि रास्ते में जब भी पानी की कमी महसूस हो तो तुम इसे पी लो। तभी योय पूछता है, क्या ये ठंडा पानी है? तभी रूंग जवाब देती है, मैंने इसे झरने के पास ठंडा किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और ताज़ा है और जल्दी ही सुरक्षित वापस आना। वहीं दूसरी तरफ राविन को मदा और सिला विदा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे बैच में से तुम ही पहले हो जो मैदान में लड़ाई करने जा रहे हो। तभी राविन भी कहता है, ये तो बच्चों का खेल है, बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि मैं अब तक किसी शूटिंग रेंज में जा रहा हूँ और पलक झपकते ही वापस आ जाऊँगा, बस इतना ही मेरा इंतज़ार करना। तभी लीडर की बेटी राविन से कहती है कि तुम ये कर सकते हो कैमरेड सैंग। आगे हम देखते हैं कि राविन चलकर वहीं पर आ जाता है जहाँ पर बाकी के बेस के लोग जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी रूंग का दिया हुआ पानी योय राविन को दे देता है और कहता है, थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें ताजगी मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा ठंडा और बढ़िया है, तुम्हें रिफ़्रेशिंग फील होगा। जिसे देखकर दूर से रूंग देखकर हैरान हो जाती है, यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रूंग योय को पसंद करती है। वेल ये तो आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है। यहाँ बेस के लोग जंग लड़ने आ जाते हैं। बैकग्राउंड में हमें नोट सुनाई देती है कि जब हमारे बान ब्रॉगडोंग को सैनिकों ने कुचल दिया था, उनकी गोलियां, उनके बम, हम अपना सारा सम्मान वापस हासिल करेंगे। हम बान ब्रॉगडोंग को वापस से छीन लेंगे, सिर्फ एक बेस के रूप में नहीं बल्कि लोगों के दिल के रूप में। आज लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाले सभी टुकड़ियाँ कैमरेड यू के आदेश का पालन करेंगी और याद रखें कि जीत आगे हमारा इंतज़ार कर रही है। स्नाइपर तुम यहाँ अपनी पोजीशन ले लो और सही जगह ढूंढो। कहते हुए हर एक टुकड़ी को तैयार किया जा रहा होता है। यहाँ योय भी अपनी लीडिंग कमांड को संभालता हुआ सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि जितना हो सके उतने सैनिकों को मार गिराओ, आमने सामने की लड़ाई को जितना हो सके कम रखना। तभी राविन कहता है, क्या हम किसी को मारे बिना काम नहीं चला सकते क्या? तभी योय कहता है, अपनी पोजीशन पर जाओ और अगर तुम किसी को मारना नहीं चाहते हो तो कोशिश करो कि वो भी तुम्हें ना मार पाए। अपने आप को बचाने की कोशिश करो और मेरे आदेशों का पालन करो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपना कवरअप कभी मत छोड़ना। तब तक खुद तो बिल्कुल नहीं जब तक कि हमारी जंग खत्म ना हो जाए। तभी राविन से सवाल पूछा जाता है, क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? तभी राविन जवाब देता है कि मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं भागूंगा ही नहीं, हम मिलकर जीतेंगे, मुझ पर भरोसा रखो। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो अपने सार्जेंट से बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर कोई भी गड़बड़ दिखे तो मुझे बताना। तभी सार्जेंट कहता है कि सब कुछ क्लियर है सर, लेकिन नॉर्दर्न यूनिट से क्या कोई खबर आई? जवाब में डैन कहता है कि हाँ, अभी अभी खबर आई है, वे अगले 2 दिन के लिए अपनी यूनिट सप्लाई नहीं भेज सकते हैं। तभी सार्जेंट कहता है कि अगर हम पर हमला हो गया तो हमारे पास गोला बारूद भी पर्याप्त नहीं है। जवाब में डैन कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि राविन हमले के लिए तैयार होता है। वो पहले तो निशाना डैन पर साधता है लेकिन बाद में सार्जेंट को गोली मार देता है, जिससे सार्जेंट घायल हो जाता है। उसके बाद जंग छिड़ जाती है। दोनों तरफ गोलियों की घमासान लड़ाई होती है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि दोनों तरफ के लोग घायल होते हैं, जहां पर कैमरेड का भी एक बंदा घायल हो जाता है, साथ ही डैन के साथ के लोग भी बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, जिससे एक पल के लिए राविन डर जाता है क्योंकि राविन की गोली से एक सोल्जर की जान चली गई होती है और वो डरने लग जाता है। दरअसल वो गोली उसने योय को बचाने के लिए चलाई थी, जिससे सोल्जर की मौत हो जाती है। डैन कमांडिंग ऑफिसर से बात करते हुए कहता है कि
हम पर हमला हो गया है और हम पीछे हटना चाहते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और चारों तरफ खून देखकर वो पैनिक होने लग जाता है। तभी योए उसे संभालता है और रॉबिन उसके हाथों पर लगा हुआ खून देखकर उसकी चिंता करने लग जाता है और कहता है, तुम्हारे हाथों से खून। तभी योए कहता है कि ये मेरा खून नहीं है। रॉबिन रोते हुए बोलता है कि मैंने एक आदमी मार दिया। योए कहता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन रॉबिन ये बात कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसके हाथ से किसी की जान चली जाए और वो रोने लग जाता है। रोते हुए रॉबिन को योए संभालता है, लेकिन रॉबिन बार बार दोहरा रहा होता है कि मैंने एक आदमी को मार दिया। लेकिन जैसे तैसे योए रॉबिन को संभाल लेता है। अगले दिन बेस में ये बात फैल जाती है कि उनकी टीम जीतकर वापस आ चुकी होती है। तभी सब उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि कैमरेड सैंग तो कमाल है। यहाँ पर सब रॉबिन की तारीफ़ कर रहे होते हैं और खुशी से झूम रहे होते हैं, लेकिन रॉबिन और योए चुपचाप वहाँ पर आ रहे होते हैं। लेकिन फा के चेहरे से तो जलन साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक कैमरेड आगे आता है और लीडर से कहता है कि कैमरेड सैंग ने एक आदमी को सीधे सिर में गोली मारी। तभी लीडर कैमरेड रूंग से कहता है कि जिनको भी गोली लगी है तुम उनका ट्रीटमेंट चालू करो। तभी कैमरेड रूंग योए और रॉबिन के पास जाती है, जहां पर रॉबिन कहता है कि मुझे बस गोली छूकर निकली है, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन योए रॉबिन की चिंता करता हुआ बोलता है, लेकिन तुम्हें फिर भी इलाज की ज़रूरत है। कैमरेड रूंग जाओ और रॉबिन के आराम करने की व्यवस्था करो, मैं तब तक दवाइयों का इंतज़ाम करता हूँ। योए की बात सुनकर रॉबिन कहता है, क्या मुझे सच में रूंग के साथ जाना पड़ेगा? क्या इसमें दर्द होगा? रॉबिन की बात सुनकर फा वापस से तंज कसते हुए कहता है, मुझे पता था कि मैं इस बच्चे को पहचानने में गलत नहीं था। मतलब ये फा हमेशा रॉबिन पे चिढ़ेगा ही। यहाँ पर लीडर उसका पक्ष लेते हुए कहते हैं कि ये उसका आज लड़ाई में पहला दिन था और वो इतना भी बुरा नहीं था। आगे मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आगे हम देखते हैं कि रूंग सभी घायल कैमरेड्स का इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ पर योए आता है और रॉबिन के पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रॉबिन को दर्द होता है तो योए उसे संभालते हुए धीरे धीरे उसके कपड़े उतारकर उसकी चोट देखता है। योए रॉबिन से कहता है कि आगे से ऐसा कभी मत करना, सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो करना, मेरी जान बचाने की कोशिश में अपने आप को ज़ख्मी मत कर लेना। तभी रॉबिन कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं ये करना चाहता था। योए धीरे धीरे रॉबिन का घाव साफ करता है और साथ ही उसकी बॉडी को भी वाइप करता है और पसीना पोंछता है। धीरे धीरे वापस से दोनों क्लोज आने लग जाते हैं, लेकिन तभी योए वापस से पीछे हट जाता है और कहता है कि जब मैंने पहली बार किसी को मारा था तब मेरे हाथ भी बिल्कुल इसी तरह कांप रहे थे। उस पल मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी रॉबिन पूछता है, क्या तुमको उस वक्त डर नहीं लगा? तब योए धीमे से कहता है, हाँ मुझे डर लगा था, लेकिन मुझे ऐसा करना ही था। तभी रॉबिन पूछता है, क्या तुम्हारे पास उस टाइम कोई दूसरी चॉइस नहीं थी? तब योए कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन क्या तुम आज मेरे कमरे पर रुकना चाहते हो? मेरे साथ आप मेरा क्वार्टर शेयर करना चाहते हो? वहाँ दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी रॉबिन कहता है कि वो तो डिप्टी लीडर का कमरा है, क्या मुझे वहाँ पर रुकने की अनुमति होगी? तभी योए कहता है कि वहाँ पर सबको आने जाने की परमिशन है, तो तुम्हें क्यों नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि योए रॉबिन को वापस से कपड़े पहना देता है और दूसरी तरफ सिला अपने टाइपराइटर से आर्टिकल लिख रहा होता है और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में वो नोट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तरह की मैगज़ीन शेयर की जा रही होती है, एक तरह का पोस्टर जो ज़बरदस्ती उन्हें अपने कैंप में शामिल करने के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन सो रहा होता है, लेकिन उसको वापस से सपने में रात के विज़न आते हैं, जहां उसने इतने सारे लोगों को एक साथ जंग में देखा था। उसने पहली बार किसी की जान ली थी और इतने धमाकों की आवाज़ के बीच वापस से उसे पहले वाला सीन याद आता है जब उसके दोस्त की मौत हुई थी। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन जिस तरह नींद में डर रहा होता है, योए वहाँ पर आ जाता है। उसकी नज़र रॉबिन के पसीने पर जाती है, लेकिन रॉबिन तो सपने में वापस से वही सब सीन याद कर रहा होता है जिस दिन कॉलेज के ब्लास्ट में उसने अपने दोस्त को खोया था। योए रॉबिन का पसीना पूछता है और कहता है कि शायद ये कोई डरावना सपना देखता है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन की आंखें खुल जाती हैं और वो डरकर एकदम से सीधा खड़ा होता है। योए भी सीधा होकर बैठ जाता है और रॉबिन से पूछता है कि क्या तुमने कोई पुराना बुरा सपना देखा? तभी रॉबिन कहता है कि हाँ, मैंने उसी दिन का सपना देखा जिस दिन मेरी कॉलेज में ब्लास्ट हुआ था, और आज का सपना भी मुझे आया जिसमें मैंने इतनी सारे लोगों को जंग में लड़ते हुए एक साथ देखा।
योय राविन को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो ड्रिंक बहुत अजीब टेस्ट की होती है, लेकिन वो एक दवाई होती है। इसलिए योय राविन को ज़बरदस्ती वो दवाई अपने हाथों से पिलाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। तभी राविन वहाँ से उठ के जाने लगता है तो योय कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब राविन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, पूरे समय मेरी ही केयर करते रहोगे तो तुम्हें आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। योय वापस से राविन को सुलाता है और कहता है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे ज़्यादा कहीं मजबूत हूँ, बिना सोए भी मैं कुछ दिन आराम से बिता सकता हूँ। तभी राविन कहता है कि क्या हम बेड शेयर नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें अपना आधा बेड दे दूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तब योय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। कहते हुए योय राविन को ज़बरदस्ती सुला देता है और उसका पसीना पोंछता है और जब तक वो सो नहीं जाता उसके पास ही बैठा रहता है। अगले सीन में हम रात का वक्त देखते हैं, जहां पर राविन के हाथों में सिला का लिखा हुआ आर्टिकल होता है और उसकी हेडलाइन होती है कि एक नए स्टूडेंट ने जो हाल ही में कैमरेड यूनिट को ज्वाइन किया है, उसने दुश्मन को मार गिराया। उसने पहले ही मिशन में उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया, एक शॉट एक शिकार, दुश्मन कमांडर ढेर। राविन के हाथ में सिला उस आर्टिकल को देखता है और कहता है, कैसा लगा? ये अखबार की मुख्य सुर्खी बनने के लिए काफ़ी रोमांचित है। तभी राविन सिला पर गुस्सा करते हुए कहता है कि खबरों के लिए किसी की मौत का इस्तेमाल करना, क्या तुम वाकई में इस चीज़ के लिए एग्री कर गए? तभी सिला कहता है कि तुम्हारी अचीवमेंट लोगों का हौसला बढ़ाती है। गुस्सा करते हुए राविन जवाब देता है कि युद्ध के मैदान में चाहे किसी की भी मौत हो, ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हम आज भी जीत जाते लेकिन मैं मारा जाता तब भी क्या तुम यही हेडलाइन लिखते? इसी टॉपिक पर दोनों दोस्तों की लड़ाई हो जाती है। मदा समझाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों के बीच इस हद तक गुस्सा बढ़ जाता है कि राविन को छोड़कर वहां से सिला चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योय और राविन साथ में बैठे होते हैं। तभी राविन योय से कहता है कि मुझे सिला का ये हेडलाइन लिखना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अगर उनके परिवार वालों ने इसे देखा तो उनका दिल टूट जाएगा, उन्हें कितना दुख होगा। तभी योय कहता है कि तुमने उनके कमांडर को मारा है, इससे पहले कि लड़ाई हाथ से निकल जाती तुमने स्थिति को संभाल लिया था। ये बात हमें सबको बताने की ज़रूरत है। रही बात कैमरेड गॉन हिन मतलब सिला की, तो वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। युद्ध में कोई नहीं चाहता कि किसी दूसरे की जान जाए, लेकिन हमें इसे अपनी ताकत में बदलना ही होगा। अगर हम अपनी ताकत को नहीं बदलेंगे तो हम जिंदा कैसे बचेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर तुम बीते हुए वक्त को बदल पाते तब तुम क्या करते? तब राविन जवाब देता है कि मैं वही करता जो आज मैं करके आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ और तुम्हें बचाने के लिए मुझे वो गोली चलानी ही पड़ती। अपनी बातें ख़त्म करके योय कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। तब राविन वहाँ से उठकर चलता है। तभी योय कहता है कि तुम यहीं पर सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। राविन कहता है कि उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन योय कहता है लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैंने तुमसे कहा था ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि योय राविन को अपने पास ही कमरे में सुला लेता है और खुद एक झूला सा बनाकर उसके ऊपर सो जाता है। लेकिन राविन को योय की परवाह होती है, इसलिए वो उठते हुए अपना कंबल योय को ओढ़ा देता है और खुद ऐसे ही बेड पर सो जाता है। दूसरी तरफ योय को भी पता होता है कि राविन उसे कंबल ओढ़ा रहा है और राविन के जाने के बाद योय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और यही हमारा प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।